वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज का ये चैप्टर, भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते चैप्टर की, क्योंकि थंबनेल पर लिखा होगा समरी। बच्चे सोचते समरी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। समरी में सब कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा। समरी हम इसलिए लाते हैं, जो चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, पहली वजह इसलिए समरी कर दी जाती है ताकि उस चैप्टर को पूरा ना पढ़े बच्चा, बार बार ना पढ़े। कितनी बार पढ़ोगे बोर हो जाओगे। तो समरी में 2-4-5 स्लाइड में समरी समझ लोगे कि चैप्टर में क्या दिया रखा है। और उसके अलावा चैप्टर को समझने के लिए भी समरी में है, समरी करी जाती है कि चैप्टर इतनी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए आपको समरी में पहले ये बता दिया जाता है कि ये इंसिडेंट्स होने हैं किसी भी चैप्टर में, तो आप अवेयर रहते हैं। उस तरह के जब पैराग्राफ चैप्टर में आएंगे तब आपको ये पता रहेगा कि यहां पर ये बात हो रही है जैसा कि समरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी दिक्कत किसी को। तो इसलिए द एनिमी जो आपकी बुक है विस्टास, उसमें 4th चैप्टर आता है द एनिमी, आपके सामने लिखा मिलेगा, चैप्टर नंबर 4, रिटन बाय पर्ल एस बर्ग, है ना। पर्ल एस बर्ग एक राइटर, उन्होंने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी। लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें कि चैप्टर ये आपका कम से कम 5 से 6 सेशन में पूरा हो पाएगा। तो मेरा बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपको वो 5 सेशन नहीं देख रहे हैं तो इस सेशन को बिल्कुल ना देखें। नहीं तो आप अपना 1 घंटा बिना फालतू में क्यों परेशान करें, क्योंकि आज के 1 घंटे देख लेने से पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। जिस तरह से क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है कि एक चैप्टर स्टार्ट हुआ तो 1 हफ्ते तक चला, उसी तरीके से यूट्यूब पर भी अब कोई 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर इस चैप्टर को पढ़ा डालेगा तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाएगा। और ऊपर से ये भी बात है कि बच्चा यूपी बोर्ड का है तो इसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भाई एक्सप्लेनेशन के लिए हर एक लाइन के कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना भी जरूरी होता है ना। तो हम शॉर्ट में नहीं पढ़ाने वाले कोई भी चैप्टर को, ये बात ध्यान रहे। अगर आप इस प्लेलिस्ट पे जाते हैं, जय महादेव विद्याकुल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको हर एक चैप्टर के 3-3, 4-4 सेशन देखने को मिलेंगे। अगर आप पहला देख रहे हैं तो चौथा भी जरूर देखिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो देखने पर आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर उसमें नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट इस तरह से बने हुए हैं। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके अलावा और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा हो गया, 2 मिनट 36-37 सेकंड हमने बोल लिया। तो आज के इस चैप्टर को हमने द एनिमी रखा हुआ है और पर्ल एस बर्ग ने इसको लिखा है। ये क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए चैप्टर का। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है भाई? चैप्टर का इंट्रोडक्शन कहता है कि द एनिमी, ये जो चैप्टर का नाम है, एनिमी से आप पता चल गया होगा दुश्मन। अब ये दुश्मन कौन है, कहां से आया है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाय पर्ल एस बर्ग डील्स विद अ सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बात की है इस चैप्टर में बर्ग ने सॉरी, in which human considerations overpower narrow considerations of national duty। अब बच्चे हैं, शायद आप उतना स्टैंडर्ड लेवल पर सोच ना पाए, लेकिन आप सोचिए, कंसिडरेशन समझ, सोच, नेशनल ड्यूटी। भाई ईच एंड एवरी वन ऑफ each and everybody or each and every one of any nation should be loyal towards the nation। या ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही है कि हर एक व्यक्ति को अपने नेशन के प्रति, मतलब राष्ट्र के प्रति वफादार और ईमानदार होना चाहिए। बहुत से लोग नहीं होते, आप जबरदस्ती तो करवा नहीं सकते, बहरहाल होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही, समझना बेटा। तो इस चैप्टर में उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन को दिखाया है, एक ऐसी सिचुएशन को, सिचुएशन इन विच ह्यूमन कंसिडरेशंस जो है, मानव की सोच है, वो ओवर पावर करती है नैरो कंसिडरेशंस नेशनल ड्यूटी। मतलब ह्यूमन कंसिडरेशन को ज्यादा उन्होंने तरजीह दी है बनिस्बत राष्ट्रीयता के। मतलब सब कुछ ठीक है, आपको अपने धर्म से भी प्यार होना चाहिए, आपको अपने राष्ट्र से भी प्यार होना चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के परे एक चीज आती है, वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता। यदि आपके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो फिर आप किसी भी राष्ट्र के हो, आपका इंसान होना ही बेकार है, और आप एक राष्ट्र के नाम पर एक कलंक है। मतलब इंसान के नाम पर एक कलंक है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है इस दुनिया में, उस समय वो राष्ट्र में नहीं पैदा होता, उस समय एक इंसान के तौर पर पैदा होता है। बाद में उसको नागरिकता मिलती है, या बाद में उस देश में रहने के वजह से उसको नागरिकता दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, देन वी आर इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन,
है ना, यूरोपियन एंड वॉट एवर, यूरोपियन तो एक वैसे कॉन्टिनेंट का नाम है, एंड देन वी आर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन एंड बौद्ध, तब हम आते हैं, एंड देन with again divided into many caste and creed, then somebody is ansari, somebody is pandit, somebody is shukla, तो somebody is brahman, उसके बाद उसके अंदर भी और डिवाइड, तब आप डिवाइड, लेकिन अल्टीमेटली आपको कहा तो यही जाएगा कि आप पहले इंसान है, सबसे पहले आपको कहा तो इंसान जाएगा। भाई इंसान की एक पहचान है, एक नाक होती है, मुंह होता है, कान होता है, नहीं ये पहचान नहीं है। एक इंसान की पहचान है, भावनाएं होती हैं। भावना से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना भगवान ने बनाया ना कुछ हो सकता है, भावना जो होती है। अच्छा, भावना इमोशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? एक भावना है जो चीज आप समझ नहीं पाते, भावना क्या है या फीलिंग क्या है, इमोशंस क्या है, ये हमारी चाहतें जो हैं ये कहां से आती हैं, क्या इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है? अ नंबर ऑफ राइटर्स ऑलवेज कीप ट्राइंग टू डिस्क्राइब फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन के फीलिंग इमोशंस को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करते रहते हैं थ्रू अवर राइटिंग, अपनी राइटिंग के थ्रू, लेकिन फिर भी नहीं कनेक्ट कर पाते। तो मेरा सवाल है, बारिश जब होती है तो इंसान को जैसे कुछ पकौड़ियां खाने का मन करता है, वो मन क्या है आखिर? व्हाट इज दैट मन? कहते नहीं मन कर रहा है चाय पीने का, वो आखिर है क्या? कैन यू डिफाइन? उसके अलावा तबीयत खराब होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और किसी व्यक्ति को कभी तबीयत खराब हुई तो कहता है मुझे ना मतलब कि ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा मिल जाए। देखिए वो एक्सप्रेशन देखिए कैसे तेरा, कि कभी किसी के तबीयत खराब होने वो कहता है कि मुझे अंगूर खाने का मन कर रहा है। देखिए भगवान ने आप हर एक व्यक्ति के मन के हिसाब से इस दुनिया में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज एक एक चीज दे रखी हुई है, कि अगर आपको किसी भी तरह की भावना आती है मन में, फॉर योर मन, फॉर योर फीलिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑलरेडी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, चाह कर तो देखो। तो ये जो भावना है इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, यही इस चैप्टर का पूरा सार है, क्योंकि 3 लाइन में बताया। ये चैप्टर की 10-12 पेज में आपके लिखा हुआ है, बहुत लंबा चैप्टर है, और आप स्कूल में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको लगभग 7-8 दिन टीचर ने लगातार पढ़ाया होगा, अगर टीचर एब्सेंट ना हुआ हो तो, वरना तो 15 दिन ये चैप्टर चलता है किसी भी स्कूल में। इतना लंबा है क्योंकि अगर समझना है तो फिर स्लोली आराम से पढ़ना होगा। तो इसमें नेशनल ड्यूटी जो होती है हमारी, राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य होते, उससे भी ऊपर दिखाया है कि आप इंसान हैं। जिस तरीके से एक डॉक्टर के लिए सामने वाला क्रिमिनल है या अच्छा व्यक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरीके से एक लॉयर के लिए सामने वाला क्रिमिनल है या एक अच्छा व्यक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से एक टीचर के लिए कि सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल। तो ये उनका फंडामेंटल वर्क है। यदि किसी टीचर के अंदर ये भावना आ जाए कि सामने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सो ही कैन नॉट बी अ टीचर। वो टीचर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को लाख डिग्री ले ले, बीएड ले ले, एमएड ले ले, सेलेड ले ले, बीएड ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन वो टीचर कैसे हो सकता है? वही लॉयर, अगर लॉयर ये सोचे था हिंदू है तो पंडित है तो केस न लड़ पाए, कोई खान साहब कह दे अगर, तो फिर उसके खान छोड़िए, उसे इंसान कहना दूबर हो जाएगा, वो खान कहाँ का हुआ, है ना। या कोई ब्राह्मण है वो कहते आप मुस्लिम है, आपका केस हम नहीं ले सकते, आप मुसलमान है, तो ये तो बात वही आती है। हर एक इंसान के प्रोफेशन से ऊपर उसकी इंसानियत काम आती है, और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा धर्म इस दुनिया का है, जिसे आज के लोग तो नहीं समझ पा रहे। आज के लोग जितना पढ़े लिख रहे हैं उतने ही जाहिल होते चले जा रहे हैं। खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर ऐसे तमाम कंडीशंस बनती चली जा रही आपस के अंदर ही। तो यहां पर एक चैप्टर आपको इसीलिए रखा गया है कि बच्चों आपके अंदर ये भावनाएं न पनपे, आपके अंदर ये भावना। हालांकि ये स्टोरी इंडिया की नहीं है, ये स्टोरी है आपकी जापान की, और कुछ पार्ट है अमेरिका का, लेकिन फिर भी इसके थ्रू पोएट ने, राइटर ने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि ब्रेक ऑल द बैरियर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए जितने भी बैरियर्स आ रहे हो, बैरियर का मतलब होता है जो है मतलब रुकावटें, बाधाएं आ रही हो, सब कुछ तोड़ डालिए, लेकिन मानवता को जिंदा रखिए। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मानवता इस दुनिया में नहीं तो काहे का इस्लाम और काहे का हिंदुइज्म, काहे की क्रिश्चियनिटी और काहे का जैनिज्म? किस बात का कौन आप रहेगा? कौन अगर आपस में मर ही जाएगा तो कौन सा धर्म जिंदा रहेगा? है तो रिस्पेक्ट अदर्स, देन गिव रिस्पेक्ट, देन टेक रिस्पेक्ट।
तब आप पहले गिव रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, और आप रिस्पेक्ट लेना तभी आपको मिलेगा, तभी आप रिस्पेक्ट ले सकते हैं जब आप दूसरे को देंगे। तो साथ ही इस चीज को देखना है कि नेशनल ड्यूटी चाहे जितनी बड़ी भी हो, लेकिन उस नेशनल ड्यूटी से भी भाई बहुत से कट्टर राष्ट्रीयता भी होती है, बहुत से अंदर भाई जाति में कट्टर भाई होना चाहिए, लेकिन इंसान के तौर पर इसका एक एग्जांपल हम आपको बहुत ही अच्छा देंगे, बहुत अच्छा देंगे, चैप्टर के बीच में देंगे। हो सकता है वो सेकंड सेशन में आ जाए, हो सकता है वो थर्ड सेशन में आ जाए। पहले तो अभी हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी समरी पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, केवल इस बात को समझने के लिए। तो इट टेल्स अबाउट हाउ पीपल कैन हेल्प एनिमीज। ये चैप्टर आपको ये बताता है कि किस तरह से जो है चैप्टर हाउ कैन अबाउट पीपल कैन हेल्प एनिमीज, कि लोग किस तरीके से अपने दुश्मन की मदद कर सकते हैं। इट टेल्स, ये बताता है कि हाउ पीपल कैन हेल्प एनिमीज, एनिमीज की मदद कैसे कर सकते हैं ये बताता है। ऑन ह्यूमन ग्राउंड, एक इंसानियत होने के नाते, ह्यूमन मानवता के आधार पर, ग्राउंड्स का मतलब ये आधार हुआ बेटा, कि मानवता के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी दुश्मन की भी मदद कर सकता है, कर सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है। टू हेट अवर एनिमी इज नेचुरल, दुश्मन से नफरत करना ये कोई बड़ी बात नहीं, दिस इज नेचुरल। हर इंसान दुश्मन से नफरत करता है, लेकिन नफरत किस हद तक चली जाए, इस हद तक चली जाए कि हम उसे जान से मार दें, तो उस कंडीशन में यू विल नॉट बी कॉल्ड ए ह्यूमन बीइंग, उस कंडीशन में आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते। हाँ, जब बात देश के ऊपर आ जाए, आपके देश को नुकसान कहीं पहुंच रहा हो, तो जाहिर सी बात वहां पर मानना तो ठीक है, लेकिन मौत, जो मृत्यु है, जीवन है, और उसके अलावा जो सम्मान और जो है अपमान है, ये अलग अलग चीजें हैं, जिसको एक फिलोसफिकल वे में सब कुछ बताया गया। चैप्टर बड़ा टफ भी लिखा है, फिलोसफिकल भी लिखा हुआ है, थोड़ा समझने वाला है, इसलिए पेशेंस बना के सारे सेशन देखेंगे तो चैप्टर को आप समझ पाएंगे। टू हेट अवर एनिमी इज नेचुरल एंड जस्टिफाइबल, ठीक है, एक नेचुरल है और जस्टिफाइबल है। जस्टिफाइबल का मतलब हो गया न्याय मतलब न्यायिक है ये, कि अगर हम किसी दुश्मन से नफरत कर रहे हैं तो इसमें कोई राय नहीं कि नफरत होगी, क्योंकि दुश्मन है, नफरत होनी चाहिए। ये जस्टिफाइबल है, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर टाइम, और वो भी तब जब समय हो युद्ध का, समय हो लड़ाई का, तब नफरत होना, तो इसमें कौन सा बुरा है भाई। इंडिया पाकिस्तान के जो इंडियन होंगे वो जय श्री राम और वंदे मातरम चिल्लाएंगे, तो इसमें क्या, वो सामने वाले को मारेंगे तो इसमें क्या, बिल्कुल हमारा देश है तो हमें वंदे मातरम कहना है तो कहना है भाई। वंदे मातरम हमें कहने पर आवाज आती है, मन से एक आवाज आती है, तो उस टाइम पर सामने वाले से दुश्मनी ही दिखाई देती है, क्योंकि वो हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको मारेंगे तो भाई पलटवार वो भी करेंगे, या वो हमको मारेंगे तो पलटवार हम भी करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस। This story beautifully depicts how a human being rises over his prejudices. इस स्टोरी ने बहुत ही खूबसूरती से जो है एक ह्यूमन बीइंग किस तरह से जो अपने प्रिजुडाइसेस, जो है अपनी नफरत, अपने भेदभाव को भुला करके एक ऐसे व्यक्ति को हेल्प करी, अ वुंडेड एनिमी, जो कि वो दुश्मन था, जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, तो उसी तरीके से यहां पर भी एक ऐसी ही स्टोरी है, वॉर टाइम के बारे में है, और वहां पर एक व्यक्ति दूसरे की हेल्प करता है, ये जानते हुए भी कि ये हमारे कंट्री का दुश्मन है, फिर भी, और बहुत ही कटु दुश्मन होना चाहिए उस टाइम की, जिस टाइम की ये बात है बेटा, उस टाइम को अगर हम बता दें, अभी आगे चलेगा तो रिवील हो जाएगा कि किस टाइम की कहानी है, किस युद्ध के बारे में है। प्रिजुडाइसेस का मतलब आप समझ रहे हैं, नफरतें या मन में जो भेदभाव होता है, या किसी के प्रति जो है क्षीण भावना होती है, उसे प्रिजुडाइज कहते हैं, ठीक है। चलो, ये इंट्रोडक्शन था। समरी देख लो बेटा कि द एनिमी इज अ स्टोरी सेट इन जापान। देखिए जापान की बात है, यहाँ जापान की बात है ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर और जापान जब भी शब्द आएगा तो वो दिन कोई भी व्यक्ति कोई भूल नहीं पाएगा। 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, ये 2 दिन दुनिया के लिए, इस संसार के लिए एक अविस्मरणीय है। क्या अविस्मरणीय, मतलब जिसको भूला जा सके, अनफॉरगेटेबल है, अनफॉरगेटेबल, जिसको भूला ना जा सके। हिरोशिमा और नागासाकी, हो सकता है स्पेलिंग हम गलत लिख दें, नागासाकी, यहाँ पर स्पेलिंग से मतलब नहीं है, नाम से मतलब, नागासाकी। ये 2 शहर थे जापान के ऊपर, सबको पता है, अगर जिसको नहीं पता सुन लीजिए। नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका इनका कट्टर दुश्मन उस समय बन चुका था। जापान के ऊपर इन 2 शहरों पर 2 बॉम्ब गिराए थे 1945 में, लगभग 55 और 20, 75 साल पहले। कितने साल पहले? 75 ईयर्स, आज से लगभग 75 ईयर्स अगो, 75 साल पहले। अब जरा सोच लीजिए उस समय साइंस कितनी डेवलप हुई थी, लेकिन फिर भी
जितना भी डेवलप थी, वो जो बम गिराए थे, आज जापान पे आज भी उन बम का असर देखा जाता है। लोग कहते हैं वहां पर उस बम का, एटम बम जिसे कहते हैं, परमाणु बम गिरा दिए थे, तबाही कर दी थी सिर्फ एक दो बम ने। कितने बड़े दुश्मन था अमेरिका जापान का, या जापान अमेरिका का, तब तो गिराए थे भाई। जापान ने भी कम नहीं किया होगा, तब तो जापान को भुगतना पड़ा, और आज भी। लेकिन फिर भी बहुत से इंस्पिरेशन मिलता है। जापान एक ऐसी कंट्री है, दुनिया भर उससे इंस्पिरेशन लेती है कि एक ऐसे प्लेस पर, अर्थ के ऐसे प्लेस पर है स्थित जापान जैसा कंट्री, कि वहां आए दिन भूकंप आता रहता है, फिर भी वो अर्थव्यवस्था के मामले में हमेशा आगे रहता है। इंडिया से तो बहुत आगे रहता है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के मामले में बहुत ज्यादा। वो हम लोग 5G के लिए मरे जा रहे हैं, वो 7th और 8th जी में चल रहे हैं। जब वो 8th जब पुरानी हो जाती है, वो वाली जी जो है हमको भेज दिया जाता है, फिर हम लोग पार्ले जी के साथ 5G का इस्तेमाल और 4G का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं नए उसमें आ गए, वो हमसे 3-4 जनरेशन आगे चल रहे हैं, मतलब 50 साल आगे, जबकि उनके ऊपर वो बम गिराए गए थे। उस वजह से उस देश का बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन फिर भी जापान वो एक इंस्पिरेशनल कंट्री है बेटा, जापान। तो जापान और अमेरिका की जो छोटी सी कहानी जिद्दी हुई है, तो जापान ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और कब की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945। हालांकि जो युद्ध का टाइम है वो 1939 टू 45 रहा, लेकिन इस ईयर में अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराए थे। एन इंजर्ड अमेरिकन आर्मी इन द स्टोरी, इस स्टोरी में एक इंजर्ड मैन, आर्मी का इंजर्ड अमेरिकन आर्मी मैन वॉशेस अप द बीच नियर द होम ऑफ अ जापानीज सर्जन। एक जापानीज सर्जन, तो एक अमेरिकन आर्मी मैन है, अमेरिका का एक सोल्जर है, जो कि बीच पर पहुंच जाता है, वॉशेस अप ऑन द बीच, बीच पर पहुंच जाता है किसी तरह, मतलब उसे गोली वोली लगी होगी, नियर द होम ऑफ अ जापानीज सर्जन। और वो बीच के किनारे किसका घर होता है, जापानीज सर्जन का, जापानीज सर्जन का। सर्जन मतलब जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और क्या नाम होता है सर्जन का, डॉक्टर सदाओ होकी। ये वही कैरेक्टर है जिन्होंने इस अमेरिकन आदमी की बहुत हेल्प करी थी, लेकिन अभी किस तरह से करी है, किस तरह से नहीं करी है। ऑल्दो ही हैज लिव्ड इन अमेरिका, ऑल्दो ही हैज लिव्ड इन अमेरिका, हालांकि डॉक्टर सदाओ खुद ही कौन है यहाँ पर, डॉक्टर सदाओ अमेरिका में रह चुके हैं। एंड फॉलोज अ मॉडर्न प्रोफेशन, और वो मॉडर्न प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, मतलब मॉडर्निटी को समझते हैं ज्यादा, और ये नहीं मतलब प्रेजुडाइसिस नहीं है उनके अंदर, ये भावनाएं नहीं है कि मैं जापानीज हूँ, वो हिंदू है तो मैं बौद्धिस्ट हूँ, वो जैनिज्म है, या वो ये इस कास्ट का है। वो एक मॉडर्न प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। एंड डॉक्टर सदाओस फैमिली लिव्स अ ट्रेडिशन जापानीज फैमिली, लेकिन जो उनकी पूरी फैमिली वो एक ट्रेडिशनल फैमिली है। ट्रेडिशनल का मतलब जो भी उस कंट्री के, उस धर्म के जो रीति रिवाज उनको फॉलो करने वाले, जबकि वो उस चीज को फॉलो नहीं करते। वो क्या समझते हैं, अरे सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक कट्टर हिंदू फैमिली में आप जाइए तो वहां पर मुस्लिमों के लिए जगह नहीं, और एक कट्टर मुस्लिम फैमिली में जाइए तो वहां हिंदुओं के लिए जगह नहीं होती। तो ये अच्छी बात थोड़ी है, किसी के बाप की थोड़ी है दुनिया, साफ बात। हर इस दुनिया में रहने का हर इंसान को अधिकार है, समान अधिकार है। आप दूसरे को नुकसान ना पहुंचाइए, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप किसी और के प्रति गलत बोलेंगे तो आपके प्रति गलत बोलेगा ही बोलेगा। तो ये दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कट्टरवादिता अच्छी बात नहीं है, चाहे किसी भी धर्म की हो, वो फिर वो धर्म नहीं कहलाता। न भगवान ने, न श्री कृष्ण ने, न राम ने, न अल्लाह ने, किसी ने कट्टरवादिता को पनाह नहीं दी थी। सिर्फ नियम बताए थे, उस नियम को लोग कट्टरवादिता में पिरोते चले जा रहे हो। सोचते हैं हम ही अव्वल हैं, हम ही उच्चतम हैं, और जो उच्चतम अपने आप को सोचता है वो निम्नतम मेरी नजर में तो खासतौर से वही तुच्छ है और निम्नतम है उस स्तर का। क्योंकि जो अपने आप को सिर्फ अच्छा बताए और दूसरे को गलत बताए, तुम खुद उससे कहीं ज्यादा गिरे हो, तब तो आप दूसरे को गलत बता रहे हो, खुद को अच्छा बता रहे हो। तो होना ही नहीं चाहिए, धर्म का लेसन नहीं हो सकता। कोई भी धर्म बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो धर्म है, भगवान के द्वारा बोले गए भाषण है, स्पीचेस है उसमें, तो वो बुरा हो ही नहीं सकता। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वो गलत है? चाहे मुसलमान हिंदू के बारे में सोचे और हिंदू मुस्लिम के बारे में सोचे। यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इंडिया का है। फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग जापान की और अमेरिका की। डॉक्टर सदाओस फैमिलीज लिव्स अ ट्रेडिशन जापानीज, जैसे हम लोग क्या ट्रेडिशन, भाई मुस्लिम के यहाँ ये होना है, जैसे कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ना तो एकदम कंपलसरी है, ना पढ़वे तो मार खाबे, ये इस तरह की चीजें, ये ट्रेडिशन मतलब एक कल्चरल ट्रेडिशन बना दिया गया है, कल्चर है, ये त्यौहार इस तरीके से मनाना वैसा। लेकिन डॉक्टर सदाओ क्या है, वो मॉडर्न प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, मतलब डॉक्टर हैं तो मॉडर्निटी में ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसा कि आज के दौर में होना चाहिए। भाई आज एक दूसरे के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, हर इंसान डिपेंड करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। आप बिना दूसरे की हेल्प के लिए आप जीवन यापन ही नहीं कर सकते यार। एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से दुश्मनी करके जी ही नहीं सकता,
ठीक है, अभी हाल में पता चल जाएगा आपको, आए दिन जो आप सुन रहे होंगे ना तालिबान, उनकी भी औकात अभी बहुत जल्दी पता चलेगी। हाँ, जितना भी वो उछल रहे हैं सब पता चलेगा अब उनको। लिव्स अ ट्रेडिशन जापानीज लाइफ। ठीक, आगे चलें। अगर डॉक्टर सदाव इज इन डिलेमा, डॉक्टर सदाव जो है अब बड़ी मुसीबत में है, डिलेमा में है कि भाई वो अमेरिकन सोल्जर था। डिलेमा का मतलब, इन अ डिलेमा एक फ्रेज होता है, मतलब इसे कंफ्यूजन में होना, मतलब दुविधा में होना, हिंदी में आप समझ सकते हैं। तो लीव द अमेरिकन मैन टू डाई, अब वो सोच रहे हैं कि इस अमेरिकन मैन को जो है मरने दिया जाए, टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, या इस सी में वापस फेंक दिया जाए, या टू हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, या फिर अपनी जापानीज आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए, और टू सेव हिज लाइफ, या फिर इस व्यक्ति की जान बचाई जाए। अब इन चारों आइडिया उसके माइंड में, उनके माइंड में चारों आइडिया चल रहे हैं बेटा। अगर चारों आइडिया चल रहे हैं तो सोचने वाली बात है, हाउ मच ही वॉज इन अ डिलेमा, कितना वो दुविधा में होंगे, क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन एक सच्चा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान वही है जो इन सारे प्रेजुडिसेस से ऊपर उठ करके सिर्फ इतना जरूर सोच ले कि दर्द क्या होता है। जैसा दर्द आपको हो रहा होगा वैसा दर्द हो जाए। हालांकि ये उनका ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत भी है। भाई किसी व्यक्ति ने आपके घर को, किसी कंट्री के लोगों ने आपके घर को जलाया है, तो जाहिर सी बात आप पूरी कंट्री को कोसेंगे, उस घर को नहीं कोसेंगे जिस घर से वो व्यक्ति आया था आपके घर को जलाने के लिए। लेकिन जिस कंट्री का होगा आपके लिए, वो कंट्री पूरी खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रिजुडाइस है, अत्यधिक या ओवर पावरिंग नेशनलिटी है, ये ओवर पावरिंग नेशनलिटी है। भारतीय होना गर्व की बात है, ऑस्ट्रेलियन होना उनके लिए गर्व की बात है, पाकिस्तानी होना वो उनके लिए गर्व की बात है, अमेरिका का होना वो उनके लिए गर्व की बात है। लेकिन अमेरिकन होकर के भारतीयों से नफरत करना कि यू ब्लडी पीछे हैं आप लोग, जैसे कहते हैं बैकवर्ड, और यू ब्लडी पुअर, एंड बहुत से गालियां बकते हैं, तो ये कहना गलत है। क्योंकि इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, या इंडिया इतना अमीर है कि अमेरिका को खरीद सकता है, पैसा इतना है लेकिन वो छुपा हुआ है, या यहाँ की ब्रेन इतने बड़े बड़े ब्रेन हैं जो आज नासा में काम कर रहे हैं। तो ये उनकी ओवर एक्टिंग है या ओवर कॉन्फिडेंस है उनका है, ये ओवर प्रिजुडाइसेस हैं, ये उनके ओवर प्रिजुडाइसेस, मतलब अपने आप को सुपीरियर समझने वाली जो बातें हैं, है ना। नासा अमेरिका ये सोचता है कि भारत बहुत पीछे है, उन्हें पता नहीं कि भारत में क्या क्या है। ठीक, इसी तरह पाकिस्तान आए दिन वो अपनी लिमिट में नहीं रहते, वो इंडिया को, मतलब समझ रहे हो क्या है क्या नहीं, उनको खुद ही अपनी औकात पता होनी चाहिए। उसी तरह अगर भारत अब नेपाल को समझने लगे कि बहुत छोटा सा है, फकीर देश है, तो ये चीजें सारी गलत हैं। सबको समान दर्जा प्राप्त है, आप उसको समान दृष्टि से देखिए, अपने आप को सुपीरियर समझना अच्छी बात नहीं है। एक एग्जांपल दें, अगर आपको, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझती है। कई बार उन्होंने भारतीय क्रिकेट या उनके बीसीसीआई के जो सदस्य उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, उन्होंने कई बार ऐसा दिखता है, उनके एटीट्यूड दिखता है। ठीक है, अब उनका काल चला गया, अब उनका जो क्रिकेट था वो डाउन हो गया धीरे धीरे। सबका आता है, भगवान सबका होता है, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो अल्लाह हो, और चाहे वो राम हो, सबके एक ही हैं। तो किसी का भी घमंड किसी भी भगवान को पसंद ही नहीं है, सबकी औकात नीचे लाता है एक ना एक दिन। तो अब वो बहुत ही परेशान है। ही रिलक्टेंटली टेक्स हिम ओवर होम, रिलक्टेंटली मतलब बिना इच्छा के, रिलक्टेंटली का मतलब बिना इच्छा के उसे घर तो ले जाता है, एंड डिसाइड्स टू सेव हिज लाइफ, और अल्टीमेटली वो ये डिसाइड करता है कि मैं इस व्यक्ति की जान बचाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, आप कोई ऐसा अगेंस्ट नेशनल काम कुछ करेंगे, नेशन के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, तो बेटा भाई बहुत से लोग हैं, मोहल्ले में ही सही है, आप मॉडर्निटी में जी के देख लें, मोहल्ले वाले के देख बहू देख कैसे घूमत है, जीन्स पहना था, जीन्स पहने नंगी थोड़ी घूम रही है ना। तो वही चीज है, ये मोहल्ला, ये शहर, ये कंट्री, ये देश, ये बहुत कुछ आपको कहेगा, लेकिन आप एक इंसान होने के नाते क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो जरा ज्यादा जरूरी है। द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी डिस्प्यूट्स हिज फैमिली लाइफ, द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी डिस्टर्ब्स हिज फैमिली लाइफ। जब वो व्यक्ति आ जाता है उनके घर में, तो भाई आज नहीं तो कल फैमिली को पता ही चलता है, तो इससे उनके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डिस्टर्ब हो जाती है। भाई हो गई, वो ट्रेडिशनल फैमिली थी भाई, रीति रिवाजों में विश्वास करती थी, नेशनल ड्यूटी को फॉलो करती थी, नेशनल ड्यूटी जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होते हैं उनको फॉलो करती थी, है ना। तो अभी डिस्टर्ब हो जाती है। हिज वाइफ इज अगेंस्ट हिज आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग अपॉन एंड टेकिंग केयर ऑफ द सोल्जर। उसकी वाइफ ही यहाँ तक के उसके अगेंस्ट हो जाती है, उसकी वाइफ ही उसके अगेंस्ट हो जाती है ऑपरेटिंग अपॉन एंड टेकिंग केयर ऑफ द सोल्जर। The servants of the house oppose the idea। जो सर्वेंट्स हैं, यहाँ तक कि नौकर देखिए, उनकी औकात देखिए, लेकिन फिर भी जो सर्वेंट्स हैं,
अभी हम आपको और एग्जांपल देंगे। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस ओपोज द आइडिया, जो सर्वेंट्स हैं उनके आइडिया के अपोज, मतलब उसके ये विचार के अगेंस्ट हो जाते हैं कि मालिक तुम गलत कर रहे हो, तुम जापान के खिलाफ कर रहे हो, हाँ तुम चाव चाव माओ करने लगे होंगे इस तरह से। एंड लीव देयर मास्टर, और फिर वो घर छोड़ के चले जाते हैं कि हम काम ना करेंगे तुम्हारे, तुम जो है देशद्रोही हो, गद्दार। Yet फिर भी डॉक्टर सदाओ शेल्टर्स हिम एंड ऑपरेट्स अपॉन हिम, फिर भी वो उसे शेल्टर देते हैं और ऑपरेट करते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं। एंड सेव हिज लाइफ, उसकी लाइफ को बचाते हैं। आउट ऑफ द फियर ऑफ बीइंग अक्यूज्ड ऑफ शेल्टरिंग एन एनिमी, इस डर के बिना उसकी लाइफ बचाते हैं। आउट ऑफ द फियर ऑफ बीइंग अक्यूज्ड ऑफ शेल्टरिंग एन एनिमी, बस जाहिर सी बात है किसी पाकिस्तानी व्यक्ति को यहाँ पर कोई शरण दे देगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस तो चलाया जाना चाहिए, और चलाया जाना चाहिए भी, है ना, उसके ऊपर चलाया जाएगा। लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी डरे नहीं, वो सोचने लगे जाने जो होगा वो देखा जाएगा। शेल्टरिंग एन एनिमी, मतलब एक एनिमी को शेल्टर देने के बदौलत या बदले उन्हें जो है अक्यूज करा जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। इस डर के बिना ही उन्होंने उस व्यक्ति को वो किया, मतलब शेल्टर दे दिया। ही नरेट्स द इंसिडेंट टू अ जनरल इन द जापानीज मिलिट्री, वो इस पूरे इंसिडेंट को जापानीज मिलिट्री, अपने कंट्री की मिलिट्री को जो जनरल थे उनको नरेट करते हैं पूरी स्टोरी। द जनरल हेल्प्स डॉक्टर सदाओ एंड ऑफर्स टू गेट द मैन किल्ड बाय हायर्ड किलर। तो डॉक्टर सदाओ से वो कहते हैं ठीक है डॉक्टर सदाओ, मैं आपके ऊपर तो कोई नहीं आने दूंगा, क्लेम नहीं आने दूंगा, मैं आपको ब्लेम नहीं होने देना चाहता। ऐसा करिए, एक कोई व्यक्ति को हायर कर लीजिए जो इस व्यक्ति को मार दे। आप ना मारिए, आप डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी बाय किल्ड, हायर किल्ड। However, the killing does not take place, killing लेकिन हो नहीं पाती है। आखिरकार क्या होता है स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा आपको। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 3 nights, लगभग 3 रातों तक इंतजार करते हुए, डॉक्टर सदाओ थिंक्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द अमेरिकन हिमसेल्फ। 3 रातों के वेट करने के बाद डॉक्टर सदाओ थिंक्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ, 3 रातों के बाद वो ये सोचने लगते हैं कि इस अमेरिकन से जो है छुटकारा कैसे पाया जाए। तो फिर वो कुछ डिसाइड करते हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं वो वीडियो के मतलब जब आपका सेशन मतलब चैप्टर शुरू होगा, एंड होगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये थी कुछ समरी इस चैप्टर की, और चैप्टर की समरी के बाद अब आपका मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। थोड़ा सा इच्छा और है। He arranges a boat for the man to help him reach the nearby island। तो उन्होंने डॉक्टर सदाओ ने एक बोट जो है अरेंज करी, मतलब एक नाव अरेंज करी उस व्यक्ति को वहां से ले जाने के लिए, ताकि चला जाए, नहीं तो फिर वो डॉक्टर सदाओ भी मुसीबत में फंस रहे थे। हालांकि उन्होंने हेल्प करी दी थी, ये तो बहुत बड़ा काम किया था, तो उन्होंने एक बोट अरेंज करी, एक मैन टू हेल्प हिम रीच द नियर बाई आइलैंड, ताकि वो पास के कोई आइलैंड पे जाकर रुक जाए, ठहर जाए। ही प्रोवाइड्स हिम necessities like food and clothing to survive till he finds a Korean fishing boat which could rescue him। वो उसको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, चाहे फूड हो चाहे क्लोथिंग हो, सब कुछ उसको दिया ताकि वो तब तक तो जिंदा रहे जब तक कि उसको कोरियन जो फिशिंग बोट है वो उसको बचा नहीं लगती। ये रेस्क्यू टीम थी। रेस्क्यू टीम का मतलब होता है जो बचाने का कार्य करती, बचाव कार्य करने वाली टीम को रेस्क्यू टीम कहा जाता है। तो जब तक उसको रेस्क्यू टीम नहीं मिल जाती, कोरियन फिशिंग बोट नहीं मिल जाती, तब तक वो किसी पास के आइलैंड में जाकर के सर्वाइव कर ले, खाने पीने का सामान दे दिया। डॉक्टर सदाओ वंडर्स दैट व्हाई डिड ही सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी। फिर बाद में भी सोचते हैं कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया, मतलब एक दुश्मन के जीवन को क्यों बचाया। ये थी पूरी स्टोरी, ये थी पूरी स्टोरी जो कि आपने समझ लिया, है ना, समझ लिया। ये थी पूरी स्टोरी। चलिए थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेशन करते जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमारे वीडियो को यूट्यूब पर बीच में से देखा नहीं जा सकता। हम लिटरेचर को इसी तरह के पढ़ाते हैं ताकि एक वीडियो देखे तो दूसरा भी देखे उसे समझने के लिए, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, है ना। चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट। अभी तक समरी समझ लिया। अब चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि कम से कम 5 लेक्चर लेगा, कम से कम 5 लेक्चर में फिनिश होगा। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ हॉकीज, इनका जो घर था वो कहाँ था, बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। जापानीज कोस्ट पर था, मतलब कोस्ट का मतलब होता है जो पानी वाला इलाका होता है, साइड का जो पानी जहां पर खत्म होता है, सीमांत इलाका। जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहां पर वो छोटेपन में बचपन में खेला करते थे। कोस्ट का मतलब सी कोस्ट समझते हो ना, समुद्र का किनारे, किनारे उनका घर था जहां वो बचपन में खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर उनका घर बना था। द लो नीचे साइड में,
स्क्वायर स्टोन मतलब भाई स्क्वायर के फॉर्म में वो सारे स्टोन उनके घर पे लगे हुए थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल, अच्छी तरीके से, अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, झुके हुए ताड़ के जो पेड़ थे उसके पीछे जो उनका एक घर था। नैरो बीच, पतला सा एक बीच था, बीच का मतलब होता है समुद्री किनारा। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइंब्ड द पाइन्स, एक बॉय एक लड़के के तौर पर हैज क्लाइंब्ड द पाइन्स, वो बचपन में पाइन के ऊपर चढ़ा करते थे जानबूझे। भाई आपने देखा होगा जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर पाइन्स के पेड़ होते हैं, पाइन मतलब ताड़ के पेड़ होते हैं, कोकोनट है ना, कोकोनट के जो पेड़ होते हैं। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैर से ही वो चढ़ा करते थे। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, क्योंकि उन्होंने ऐसा करते हुए कई लोगों को देखा था साउथ सीज पर। ठीक, आगे चलें भाई। His father had taken him often to the islands of those sea, उन सी जो छोटे छोटे सीज थे उन सीज के आइलैंड पे ले जाया करते थे उनके पिता, जनरली हमेशा उनको ले जाया करते थे। एंड नेवर had he failed to say to the little brave boy at his side, and never had he failed to say to the little brave boy at this side, और जब भी वो वहां ले जाते थे तो उनके पिता ये बात कहना नहीं भूलते थे। क्या कहना नहीं भूलते थे? Those islands yonder, they are the stepping stones, the future of Japan। वो कहते थे वो देख रहे सदाओ, वो yonder हैं। yonder का मतलब क्या? जो ऊंचाई के ऊपर हो, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे ना हो, एकदम नीचे की तरफ हो और जो दिखाई ना दे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। दोज आइलैंड जो दूर पर हो लेकिन हल्का फुल्का मतलब ये समझ में ना आए, लेकिन फिर भी इशारा करते हुए समझ में आ जाए आपको कि हाँ वो कुछ है, तो उनको इशारा करते हुए वो दिखाते थे कि डिस्टेंस पे होते थे, बड़ी दूर पे होते थे। यॉन्डर, वो आइलैंड को क्या कहते थे? वो जो दोज आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, वो जो आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, वो जो दूर पे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूर पे थे वो। दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान, वो जापान के स्टेपिंग स्टोन्स थे, मतलब जापान के आगे बढ़ने के लिए ही हैं और जापान का एक फ्यूचर है, मतलब धीरे धीरे जापान का कब्जा धीरे धीरे उन आइलैंड्स पे होगा, ये वो कहना चाह रहे थे। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वहां कैसे उतरेंगे? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वहां से कैसे उतरे होंगे हम लोग? Who knows, कौन जानता है? His father had answered, उसके पिता कहते हैं किसी को नहीं पता। Who can limit our future, लेकिन हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को लिमिट कौन कर सकता है? हमारे फ्यूचर को कोई, मतलब हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? It depends on what we make it, ये डिपेंड करता है हम किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। जो चीजें हमें मिलती है, जो चीजें हमें मिली है भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने इन सारी चीजों को अपने दिमाग में वैसे ही उतार लिया जैसे उसके पिता चाहते थे। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा कि उसके पिता हर चीज कहते थे वही चीज वैसे कर लेते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड, उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी अपने बच्चे से, अपने बेटे से मजाक नहीं करते थे, ना खेला करते थे उसके साथ। प्लेड हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम Who was his only son, बट उसको बहुत ही ज्यादा दर्द दिया करते थे, पिता उसको बहुत ही सख्ती से पालते थे। इसका मतलब ये है इनफाइनाइट पेन अपॉन हिम, अपने बेटों को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्टेड रखते थे, निर्देशित रखते थे। मतलब जैसे आपने देखा हो कड़क बाप लोग जैसे डंडा लेके, चप्पल लेके, पाइप लेके पीट देते ना हम लोग के यहाँ, उसी तरीके उसके पिता थे, हमेशा उसको इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। Who was his only son, जबकि वो ओनली सन था। ओनली का मतलब इकलौता। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाओ ये जानता था उसकी पढ़ाई ही एकमात्र उनकी चिंता का विषय है। किनका? उनके पिता का। हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कंसर्न का मतलब बेटा चिंता। फॉर दिस reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine, और इसी वजह से, इसी पर्पस को पूरा करने के लिए, for this reason he had been sent, इसको भेजा गया था 22 साल की उम्र में। 22 कहां भेजा गया? अमेरिका। क्या करने के लिए? टू लर्न दैट ही कुड बी लर्न, जो भी सीखा जा सकता है। किसके बारे में? सर्जरी के बारे में, एंड मेडिसिन के बारे में सीखा जा सकता हो। मतलब सर्जरी और मेडिसिन को पढ़ाने के लिए, कुल मिला के डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अमेरिका जापान के डॉक्टर सदाओ के पिता ने भेज दिया। ठीक।
He had come back at 30, लगभग 30 के उम्र पे वो वापस आया। तो आफ्टर 8 years, when he passed 8 years in America, he returned. Before his father died, he had seen सदाव become famous not only as a surgeon. पिता की मृत्यु से पहले ही जो है सदाव फेमस हो चुके थे। फेमस not only as a surgeon, एक सर्जन के रूप में ही नहीं बल्कि but as a scientist, एक साइंटिस्ट के रूप में भी वो फेमस हो चुके थे। कौन? डॉक्टर सदाव। ठीक, अपनी मौत के अपने पिता की मृत्यु से पहले ही वो फेमस हो चुके थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक डिस्कवरी कर रहे थे कि किस तरीके से जो वुंड्स है पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है ना, विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, पूरी तरीके से साफ किया जा सकता है, या वुंड्स को जो घायलों को उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। उस समय जो युद्ध चल रहा था, ये बात वही है कि उनको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था, जो सैनिकों की जो टुकड़ी थी उनके साथ नहीं भेजा गया था। ठीक, उनके साथ उनको नहीं भेजा गया था, ध्यान रहे। ऑल्सो इन न्यू, ये भी वो जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Dr. Sadao was being kept in Japan. ये भी जानते थे देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, हल्का फुल्का डेंजर हो सकता है, दैट द ओल्ड जनरल, मतलब उस समय वॉर का टाइम था, और जो ओल्ड जनरल हैं जापानीज आर्मी के बूढ़े जनरल हो चुके हैं, माइट नीड, हो सकता है उनको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड, उस कंडीशन के लिए जिस कंडीशन में उनको ट्रीट किया जा रहा है मेडिकली। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के साथ सदाव को जापान में ही रखा गया, बाहर नहीं भेजा गया। ये नहीं कहा गया कि तुम ऐसा है, तुम साइंटिस्ट, तुम नासा चले जाओ। जैसे हमारे यहाँ से भी बहुत से लोग पढ़ते हैं और नासा चले जाते हैं, भाई पैसा कमाना रहता है सबको कहीं ना कहीं, है ना। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, बड़े बड़े आसमान में घने घने बादल छा रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। ठंडी ठंडी लहरों के साथ जो है एक अनएक्सपेक्टेड वार्मथ आ जाती है माइंड में। पास्ट फ्यू डेज, पिछले गुजरे हुए कुछ दिनों की कुछ यादें, हैड अ नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। Sadao watched the mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up beach below the house. Sadao क्या देखते हैं, देखते हैं मिस्ट, हल्की फुल्की धुंध जो होती है, हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लाइन, उस आइलैंड की जो आउटलाइन थी उसको छुपा देती है। वो धूल से, वो जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उस धूल से जो है वो पूरा आइलैंड छुप जाता है। आउटलाइन ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर, शोर के पास जो छोटा सा आइलैंड था। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और फिर वो आते हैं, कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, रेडिंग अराउंड द पाइन्स। In a few minutes fog would be wrapped about the house too. कुछ ही देर के बाद जो है वो fog, जो मिस्ट जो है पूरे घर को घेर लेती है, मतलब कोहरा पूरे घर पे छा जाता है। About the house too. Then he would go into the room. तब वो अंदर चले जाते हैं, बालकनी पे खड़े होते हैं तो अंदर चले जाते हैं। Where Hana, his wife, would be waiting for him with the 2 children. अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं। वाइफ का नाम हाना है, 2 बच्चे हैं उनके। His wife would be waiting for him with the 2 children. 2 बच्चे, और हाना अपनी वाइफ के पास वो चले जाते हैं। आगे इसके नहीं बढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम होगा। तो अब यहाँ तक आप समझ सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया कि अभी वो एक छत पर खड़े हुए देख रहे हैं, आउटलाइन वो गायब हो चुकी है और कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। तो अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है और बड़े बड़े ट्विस्ट हैं इस कहानी में। तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे उसमें भी, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर दें, है ना। डॉक्टर सदाव, और ये बात फिर से हम एक बार बोल दें बेटा कि अगर आप इस चैप्टर को पूरा समझना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, मैंने कहा ना 4 लेक्चर कम से कम अभी और आएंगे। ये चैप्टर इतना लंबा है, अगर आपको 1 to 1 या वर्ड टू वर्ड जो है आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है तो फिर जय महादेव विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर ही आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिल पाएगा। अदरवाइज आधे घंटे में भी चैप्टर को फिनिश करने वाले देयर आर तमाम, मतलब देयर आर मेनी, बहुत से हैं, ठीक। तो
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। Thank you so much for coming online. Stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home, be safe. Thank you so much.